हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जाम फोरम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से हमारे साथ आप सब लोग जुड़ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है आपका ये, और हम यहाँ पे हमारे जीएस वाले सेक्शन का जो एसएससी जीडी का है उसके हम 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी जीएस का सेक्शन हम ही आपको कंप्लीट करवा रहे हैं और 1 बाय 1 हम चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा 5वां लेक्चर है ये आपका। पूरा एसएससी जीडी का जो जीएस का कंटेंट है, जीएस का सेक्शन है, 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उन्हीं 20 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं 20 क्वेश्चनों की बात चल रही है और हम इस पर एक एक करके सभी को कवर करने वाले हैं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए और सैटरडे को हमारे यहाँ मैराथन क्लास होने जा रही है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके अपना मैराथन क्लास कंप्लीट करें और जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे विश्लेषण किए जाएंगे, प्रश्न ढेर सारे उठाए जाएंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़ करके अपना मैराथन वाली क्लास भी कंप्लीट करते चलेंगे। और आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कोई ओडिसी नृत्य है जिनको दिया गया था इनको 2008 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से आप सब लोग आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर करते चलेंगे। चलो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या बताया गया है? तो कौन से? शंभुनाथ महाराज, शंभु महाराज नहीं होंगे, कालका प्रसाद नहीं होंगे, रामलाल बारेठ नहीं होंगे। इसमें जो किया जाएगा आंसर, जो सही जाएगा वो हो जाएंगे गंगाधर प्रधान। ठीक है, ये प्रख्यात ओडिसी प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और शिक्षक रहे हैं। ठीक है ये, ठीक है, ओडिसी प्रतिपादक, कोरियोग्राफर, ठीक है, और डांसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना चाहिए। डांसर रहे, शिक्षक भी रहे हैं, शिक्षक के तौर पे भी इन्होंने काम किया है, डांस शिक्षक के तौर पे भी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के ये सदस्य रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, नाटक, ठीक है, अकादमी, ठीक है, के सदस्य रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ में कोणार्क नृत्य मंडप, इनकी इन्होंने स्थापना भी किया है, कोणार्क नृत्य मंडप का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। कोणार्क नृत्य मंडप, कोणार्क नृत्य मंडप। ठीक है, कोणार्क नृत्य मंडप हो जाएगा। इसके अलावा ओडिसी नृत्य अकादमी है, यानी उड़ीसा नृत्य अकादमी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तथा, ठीक है, ओडिशा नृत्य अकादमी। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा, उड़ीसा नृत्य अकादमी। तो कोणार्क नृत्य मंडप और उड़ीसा नृत्य अकादमी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसकी स्थापना करने वाले यही महान भाव हैं, इन्होंने ही इसकी स्थापना की हुई है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में इनको दिया गया और उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी के इनको अध्यक्ष भी रहे हैं। उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है। मैंने कहा है आपको नृत्य से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा ही जाना है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अध्यक्ष के तौर पे इनको रखा गया, उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी, और गुरुजी को, ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रहणी मेमोरियल नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एशियाई भारतीय संघों की राष्ट्रीय परिषद से, बच्चों ध्यान समझ लीजिएगा, संस्कृत भारती पुरस्कार भी दिया गया था इनको 2002 में। 1998 में
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, कई चीजें इनमें ध्यान रखोगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट की बात की गई कि कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का मुख्यतः किस उद्योग के लिए होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम उद्योग है, या जूट उद्योग है, इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। ठीक है, तो जल्दी से आप बताएंगे क्या हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्लियर करते चलेंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी से आप लोग करते चलेंगे इसको और बताते चलेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो बताते चलेंगे जल्दी से। चलो बताते चलेंगे। देखिए बॉक्साइट जो है, ये ध्यान रखोगे, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एल्युमिनियम का अयस्क है तो एल्युमिनियम उद्योग होगा। ठीक है, जो राइट आंसर इसका हो जाने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ध्यान से आप लोग करते चलेंगे। ठीक है, वाहनों के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, वाहन निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, इसके साथ साथ में रेलवे कोच बनाने में, ठीक है, एरोप्लेन के जो एरोप्लेन के अंदर जो सामान लगते हैं उनको बनाने में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एसेसरीज के टाइप के, उन सभी में इनका प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट मिलता है और उसको उससे एल्युमिनियम निकाल करके एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड कह सकते हो, जो पहले रासायनिक प्रक्रिया से निकाला जाता है, इसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है, तो जिनका उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर करते चलेंगे। चलो सभी लोग पॉइंट्स करते चलेंगे। ठीक है, लैटेरिटिक बॉक्साइट का उपयोग हम बात करें तो बॉक्साइट की बात आती है तो इसमें लैटेरिटिक बॉक्साइट आता है, उसका उपयोग अक्सर भवन निर्माण सामग्री के तौर पे किया जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2014 में, ठीक है, लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की। तो किसने किया है ये आपको बताना होगा बच्चों, जल्दी से आप लोग क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, चलो जल्दी से बताते चलेंगे आप लोग। चलो बच्चों क्लियर करते चलें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये। बताइए बच्चे, गोवा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताते चलेंगे सब लोग। देखिए 2014 की बात आई है और लूसोफोनिया एक खेल है। ठीक है, उसकी बात की गई जिसकी मेजबानी किया था। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा ने ही इसकी मेजबानी की हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल से आप क्लियर करते चलेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये पूरा सेशन आपके लिए। ठीक है, ठीक है, लूसोफोनिया गेम्स की बात करें तो गोवा राज्य में की गई, और पुर्तगाली भाषी ओलंपिक समितियों का संघ है, उसी के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसका हम बोलेंगे क्या कि ACO। ठीक है, ACOLOP, ACOLOP यानी कि पुर्तगाली भाषी, इनको बोलेंगे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली भाषी ओलंपिक समितियों का संघ। ठीक है, ओलंपिक समितियों का संघ, ओलंपिक समितियों का संघ। ठीक है, तो ये बात हो जाएगा, पुर्तगाली भाषी ओलंपिक समितियों का संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया बहुराष्ट्रीय खेल है। लुसोफोन, लुसोफोन जो है इसमें यूज किया गया है। ठीक है, लुसोफोन, लुसोफोन, तो लुसोफोन की हम बात करें बच्चों
तो ध्यान रखोगे ये पुर्तगाली भाषी है, ठीक है, पुर्तगाली भाषा है ये, पुर्तगाली भाषी, ठीक है। लुसोफोन का मतलब हो जाएगा पुर्तगाली भाषी, ठीक है। देशों के एथलीट में ये शामिल है, कि एथलीट में शामिल है। तो ये बात ध्यान रखोगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस खेल की जो मेजबानी है 2014 में भारत ने किया था, ठीक है, भारत ने किया, भारत में गोवा में ये हुआ, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला संस्करण जो हुआ था इसका लुसोफोनी खेल का, पहला संस्करण 2006 में हुआ था। और 2006 में हम आपको बताते चले बच्चों, ये मकाऊ में हुआ था, और मकाऊ जो है वो चीन में है। तो मकाऊ चीन में पहली बार इसका पहला प्रथम संस्करण, ठीक है, प्रथम संस्करण को ध्यान रखोगे तो प्रथम संस्करण हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो प्रथम संस्करण में मकाऊ में हुआ, ध्यान से क्लियर रखोगे आप सब लोग। तो यहाँ पर कहा गया है इनका उद्देश्य कि देशों के एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। चलेंगे हम अगले पॉइंट्स को लेकर के, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो बड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा आपका पहला, यहाँ पे बताते चलेंगे जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो बच्चों क्लियर करेंगे आप लोग। जल्दी से क्लियर करते चलेंगे बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये। जल्दी से क्लियर करते चलेंगे। देखिए बात यहाँ पर आती है, तो आंसर की बात करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बी, 20 का राइट आंसर होगा। दिरांग, खोंसा और अनिनी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर रखोगे। और इसकी बात करेंगे तो फरवरी महीने की बात आती है, फरवरी फरवरी 2019, फरवरी 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने होलोंगी हवाई अड्डे की नींव रखी थी। और बात करें तो ये परियोजना 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य था, ठीक है, 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य था। जो अनुमानित लागत है इसकी जो लगी हुई है बच्चों, वो लगी है लगभग 1200 करोड़ रुपए, ठीक है, 1200 करोड़ अनुमानित लागत है, 1200 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, सॉरी बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, हम्पी उत्सव की बात की गई है। तो जल्दी से आप सब लोग क्लियर करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करते चले बेटा, क्या होगा, चलो बताते चलेंगे हम्पी उत्सव को लेकर के। कहाँ मनाया जा रहा है, कर्नाटक में मनाया जा रहा है कि, जल्दी से क्लियर करेंगे बच्चों। हम्पी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, हम्पी एक बहुत ही अच्छा स्थान भी है, ठीक है। तो चलो जल्दी से क्लियर करेंगे, हम्पी उत्सव की बात की गई है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए हम्पी जो है वो कर्नाटक में है, हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में, हम्पी का मंदिर भी है कर्नाटक में, और हम्पी उत्सव यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दिखाने के लिए उत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था, तो विजयनगर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य की भव्यता, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता दिखाने, ठीक है, भव्यता दिखाने को बात किया गया है, ध्यान से क्लियर रखोगे। तो विजयनगर साम्राज्य की भव्यता दिखाने के लिए इस महोत्सव को मनाया गया था, ठीक है। और ये महोत्सव जो है वो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर
अक्टूबर से नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर से नवंबर महीने में ये उत्सव मनाया जाता है बच्चों, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक रहा है। यहाँ पे संगीत, नृत्य और प्रदर्शन की कलाएं दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें तो विश्व धरोहर स्थल हम्पी के खंडहरों को, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया हम्पी को। ठीक है, यूनेस्को की, ठीक है, विश्व धरोहर, विश्व विरासत सूची में, ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये हम्पी को विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और लगभग बात करें तो ये 1986 में हम्पी को विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था, विश्व धरातल स्थल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। गौरवशाली विजय साम्राज्य के लोकाचार्य और भव्यता को दिखाता है ये हम्पी महोत्सव बताया गया है। और ध्यान रखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक प्राचीन गांव है ये। ठीक है, और लगभग 3 से 5 नवंबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर में होता है, लगभग 3 से 5 नवंबर के बीच में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने बच्चों कि चलो, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, उन्हें के रूप में माना जाता है। चलो बच्चों, बहुत अच्छा हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी से करेंगे। चल फटाफट बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जल्दी से क्लियर करेंगे। चलो, जैसे बताया गया कि वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक और उनका संचालन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल, उनको बोला जाता है स्वनियोजित। ठीक है, स्वनियोजित। ठीक है, तो उनको स्वनियोजित के रूप में माना जाता है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की गई है, ध्यान रखोगे। ठीक है, वे जो धन कमाते हैं और सारा धन भी वे अपने पास रखते हैं, वे अपने घंटे स्वयं निर्धारित करते हैं और अपने तरीके से काम करते हैं, ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ध्यान रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। वाशिंग सोडा की बात की गई है, तो धावन सोडा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये है आपका धावन सोडा या वाशिंग सोडा बोला जाता है, धावन सोडा या वाशिंग सोडा। एक और होता है खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा की बात करें बच्चों, तो खाने वाला जो सोडा होता है उसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ठीक है, उसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को हम दिखाते हैं NaHCO3। और हम इनकी बात करें तो बच्चों इनको क्या बनाते हैं? पकौड़ी को बनाने में प्रयोग किया जाता है। पकौड़े जो बनते हैं उनको क्रिस्पी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पकौड़े को क्रिस्पी बनाने में, ठीक है, पकौड़े को क्रिस्पी बनाने में या किसी भी मटेरियल को उबालने में कि वो जल्दी उबल जाए, इसके लिए भी यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बेकिंग जो धावन सोडा है इनका प्रयोग क्लॉथ यानी कपड़े को धोने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनसे बनाया जाता है धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन बनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। सभी लोग करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल से बच्चों। चलो क्लियर करते चलेंगे हम लोग। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्या कि एक बाजार संरचना पर विचार कीजिए जहां फर्मों की संख्या, क्या कहा गया, फर्मों की संख्या बड़ी है, फर्मों का प्रवेश और निकास निशुल्क है, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित सामान सजातीय नहीं है, ऐसी बाजार संरचना को कहा जाता है। तो ऐसी बाजार संरचना को हम क्या कहते हैं, यही बताना है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसी बाजार संरचना को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। चल बताते चलेंगे आप सब लोग। चलो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए एक बाजार संरचना है, बताया गया बाजार के बारे में, जहां पर क्या बताया गया, फर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्म है, फर्मों का प्रवेश और निकास निःशुल्क बताया गया है, और उनके द्वारा उत्पादित सामान सजातीय नहीं है, और ऐसी बाजार को हम बोलेंगे क्या, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा। एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, ठीक है, एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, यानी कि यहाँ पर एकाधिकार दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि उत्पादों का अंतर एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की आधारशिला पर यह रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहाँ पे फर्मों का प्रवेश और निकास एक प्रतिस्पर्धी बाजार का सुझाव देता है, और वस्तुओं की बात करेंगे तो गैर एक रूपता यानी अंतर ना दिखाते हुए फर्म के लिए एकाधिकार शक्ति की डिग्री का परिचय देती है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड कहते हैं। मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। ठीक है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, ये बताना होगा आपको। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा मूर्खों का सोना। ठीक है, बताएंगे बच्चों, क्लियर करते चलेंगे। मूर्खों का सोना क्या हो जाएगा, किसे कहते हैं। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मूर्खों का सोना, जिस जो पायराइट खनिज है, पायराइट, पायराइट खनिज जो है उसी को बोला जाता है पायराइट खनिज। पायराइट खनिज को ही मूर्खों का सोना बोला जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे मूर्खों का सोना कहो या फूल्स गोल्ड कहो, उसे बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, सोने जैसे रंग उच्च विशिष्ट गुरुत्व और धात्विक चमक के कारण ऐसा कहा जाता है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, सोना समझ लेते हैं, सोने के जैसा होता है। तो ये आयरन सल्फाइड है। ठीक है, आयरन सल्फाइड FeS2 आ जाता है यहाँ पर। ये एक सामान्य सल्फाइड खनिज है। क्या है, सामान्य, सामान्य सल्फाइड खनिज है। ठीक है, सल्फाइड खनिज है ये बच्चों, लेकिन इसके जैसा, सोने के जैसा आचार व्यवहार रखने के कारण इसको लोग सोना समझ लेते हैं और मूर्ख बन जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मूर्खों का सोना। ठीक है, यानी पायराइट खनिज। तो FeS2 जो है वो यहाँ पर मूर्खों का सोना हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2019 को, हाँ वर्ष, अधिनियम 2019 को वर्ष 2019 में पारित किया गया और लागू किया गया। ठीक है,
तो ये बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको क्लियर करते चलेंगे। तो पारित किया गया 2019 में और लागू किया गया, तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए रुकता हूं कि जिससे कुछ बच्चे हमें आंसर दे दें। ठीक है, आंसर देने का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आप कितना एक्टिव तौर पे काम कर रहे हैं ये बताना होगा, और जल्दी से आप अपना आंसर क्लियर करेंगे। चलो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, बताते चलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट आया। 6 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने पारित किया इसको। कब किया? तो ये पारित हुआ है 6 अगस्त 2019 को पारित। कब हुआ? 2019 को पारित हुआ। 6 अगस्त 2019 को पारित हुआ और 20 जुलाई और 24 जुलाई को 2020 को लागू हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम मान सकते हैं कि 24 जुलाई 2020 को लागू हुआ। ठीक है, तो लागू वाला आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के तहत क्या बनाया गया? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण, केंद्रीय उपभोक्ता ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या? CCPA, CCPA। ठीक है, तो बनाया गया। और ये जो प्राधिकरण बनाया गया है, ये पहले से चला आ रहा प्राधिकरण था, पुराने उपभोक्ता अधिनियम। ये जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया है, इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था। ठीक है, उसी का यहाँ पर उसकी जगह लिया है, 33 साल पुराना। और उपभोक्ता अदालत के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। तो ये बात ध्यान रखोगे, एक अदालत भी बनाई गई है, उपभोक्ता अदालत। ठीक है, क्या बनाया गया है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता अदालत बनाई गई है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उपभोक्ता अदालत बनाया गया है और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है, और इन दोनों का काम है, ठीक है, उपभोक्ता से संबंधित मामले को देखना। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो पहले से चला आ रहा था, आज 33 साल बाद इसको बदल करके नया बनाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? सी। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खान की बात कर दी गई है, चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे आगा खान की। क्या हो जाएगा इसका आंसर आगा खान का? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आगा खान। चलो बताते चलेंगे बच्चों। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखोगे। बहुत सारी अन्य फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। UEFA एक ट्रॉफी है। ठीक है, चैंपियंस लीग बोला गया है। चैंपियंस लीग, ठीक है, चैंपियंस लीग हो जाएगा। उसके अलावा है सुब्रतो कप। ठीक है, सुब्रतो कप। ठीक है, तो सुब्रतो कप हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी। ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं।
तो ध्यान रखोगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एशिया भर की क्लब टीमों को इसमें शामिल किया गया है और पहली संगठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता ये बनाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक थे, तो सम्राट अशोक के पुत्र थे, किसके पुत्र थे ये बताना है आप लोगों को। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे यही क्लियर करना है। तो सम्राट अशोक के पुत्र की बात की जा रही है। चलो क्लियर करते चलेंगे। सम्राट अशोक जो हैं वो किसके पुत्र थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। कौन हो जाएंगे? बिंदुसार होंगे कि बिंबसार होंगे, ये बताना होगा आप लोगों को। ठीक है, बिंबसार कि बिंदसार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, बिंबसार की बात करेंगे तो ये जो थे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, इनकी बात की जा रही है तो ये थे हर्यक वंश के राजा। ठीक है, हर्यक वंश, हर्यक वंश के थे। लेकिन बिंदुसार जो थे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये मौर्य वंशी थे, मौर्य वंशी थे। और बिंदुसार के पुत्र का नाम था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अजात शत्रु की बात करेंगे तो बिंब, ये इनके बेटे हैं। यहाँ पर देखो बताते चलूं, हर्यक वंश में जो पहले थे वो बिंबसार थे, बिंबसार। उसके बाद अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु आए, ये हो गया। और मौर्य वंश में हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक। ठीक है, ये हो जाएंगे। और इन दोनों वंशों के बीच में एक नंद वंश आया था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद नंद वंश था। नंद वंश के महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद थे। और उनके आगे जो है घनानंद थे। और घनानंद की सेना को ही हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और अपनी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आंसर जो हो जाएगा इसका बी होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से आप लोग करते चलेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा। यूनानी इनको सेंड्राकोटस बोलते थे, इनको जो है यूनानी कहते थे सेंड्राकोटस। ठीक है, सेंड्राकोटस, यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश की हम बात करेंगे तो चौथी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के संरक्षक थे। और अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय दिया गया, हमारे भारत की बात करेंगे तो अखिल भारतीय, अखिल भारतीय साम्राज्य, अखिल भारतीय, भारतीय साम्राज्य, जो साम्राज्य का श्रेय दिया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया है। ये भारत के अखिल भारतीय साम्राज्य की इन्होंने ही स्थापना की थी। इनके गुरु और बाद में इनके मंत्री रहे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं। इन्होंने बहुत ही विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य को, जिनके कामकाज और सैन्य व्यवस्था जो चलती थी वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो संरक्षित थी, उसी के अकॉर्डिंग चलती थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी बिंबसार की हमने जो बात बताई आपको, ये हर्यक वंशी हैं, मगध साम्राज्य के राजा थे। भारतीय उपमहाद्वीप में शाही प्रभुत्व स्थापित करने का जो श्रेय दिखा जाता है, इनकी बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी। भारतीय उपमहाद्वीप में शाही प्रभुत्व स्थापित, क्या हो जाएगा? शाही, शाही प्रभुत्व, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रभुत्व स्थापित करने का श्रेय, ठीक है, प्रभुत्व स्थापित करने का श्रेय, करने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है बिंबसार को। बिंबसार भारतीय
उपमहाद्वीप में स्थायी प्रभुत्व स्थापित करने का श्रेय दिया गया? ठीक है, तो ध्यान रखोगे। भाटिया हम बात करें तो भट्टिया नामक नाबालिग राजा का पुत्र, वो हर्यक वंश से संबंधित रहा, जिसे हम मगध का दूसरा शाही वंश कहा गया है, भाटिया। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे। हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे थे कि वह काल था भारत का जिसके बारे में बहुत कम सिखाया बताया गया। बिंबसार, जिनको हम बोलते हैं कि ये स्थायी प्रभुत्व स्थापित करने का श्रेय भारतीय उपमहाद्वीप में पहला रहा, और इन्होंने ही स्थायी प्रभुत्व स्थापित किया, हर्यक वंश को इन्होंने आगे बढ़ाया। फिर नंदवंश आए और नंदवंश ने भी अपना काम अच्छा किया और भारत को और आगे बढ़ाने का, मतलब बहुत बड़े साम्राज्य स्थापित किया, मगध को बड़ा किया। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद फिर हम उनको कहते क्या है, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय भारत के महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। राज्य विधान मंडल के ऊपरी सदन को के रूप में जाना जाता है। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। राज्य विधान मंडल की बात की गई है और इनका जो ऊपरी सदन है उनको क्या आप बोलेंगे? तो चलो जल्दी से क्लियर करते चलेंगे आप सब लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। राज्य विधानमंडल की बात की गई है, तो कोई भी राज्य हो जिसका विधानमंडल विधान परिषद दो होते हैं, आप सभी जानते हो। जल्दी से आंसर बता दो। विधान परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर करते आप चलेंगे, चलो बताते चलेंगे। चलो, कोई भी राज्य विधानमंडल है तो राज्य का जो विधानमंडल है उसके दो सदन होते हैं विधानमंडल के। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानमंडल की बात की गई है, ध्यान से समझ लीजिएगा। राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल में जैसे कि हम यहाँ पर संसद देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाता है। एक होती है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद की हम बात करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखोगे ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से क्लियर करके रखोगे। विधान परिषद की बात की गई है। ठीक है, क्लियर करते चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो एक एक प्रश्न को हम यहाँ पर करेंगे। विधान परिषद की बात करेंगे तो आर्टिकल 169 आर्टिकल 169 क्या कहता है? विधान परिषद की बात करता है। 169 प्राविधित करता है कि विधान परिषद होना चाहिए। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी, ध्यान से क्लियर करते चलेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की गई है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से आप लोग क्लियर करेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना चलो बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो बिल्कुल से आंसर आप क्लियर करते चलेंगे बच्चों। 6% हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर होगा। 7वीं पंचवर्षीय बात की है तो 1985 से 1990 के बीच में ये योजना रही, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था हरित क्रांति को नए क्षेत्रों तक पहुंचाना। क्या था? हरित क्रांति, हरित क्रांति को नए क्षेत्रों तक पहुंचाना।
क्षेत्रों तक पहुंचाना। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, हरित क्रांति को नए क्षेत्रों तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करके चलना होगा, ये था इसका उद्देश्य। ठीक है, क्लियर रखोगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 तक भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, ध्यान से क्लियर करते चलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात की गई है। तो मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया जो हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा मनसुख मंडाविया, ये नवंबर 2022 तक रहने का था इनका। तो मनसुख मंडाविया यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं, गुजरात से राज्यसभा सदस्य भी हैं, ये उस समय 2022 तक थे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग क्लियर करते चलेंगे। तो भारत के यदि हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, ठीक है, तो ध्यान से क्लियर करते चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जिनमें विश्व केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, जिसको जगत जेपी नड्डा को बनाया गया है। ठीक है, अनुप्रिया पटेल भी इसमें स्वतंत्र प्रभार में है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे देखेंगे कि में स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स मिल ने एक कृति अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 खंडों में बनाई। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए जल्दी से आप क्लियर करेंगे। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक रहे, दार्शनिक भी रहे, जेम्स मिल जिनका नाम रहा। 1817 में इन्होंने बनाया था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को इन्होंने प्रकाशित किया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत दौलत पुस्तक की बात करेंगे तो जो शुरू में 1817 में प्रकाशित हुई थी, बहुत प्रसिद्ध भी हुई थी, और मिल को इससे बहुत सारी दौलत भी मिली हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, भारत में 3 कालों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में इन्होंने विभाजित किया था। 3 खंडों में विभाजित किया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। तो ये ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम। अगला प्रश्न है कि सारोदी सैकिया, सारोदी सैकिया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सैकिया, सारोदी सैकिया की बात करेंगे बच्चों, तो ये जो है वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में ध्यान रखोगे। शास्त्रीय नृत्य जो है यहाँ पे इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, और शास्त्रीय नृत्य के लिए ये जानी जाती हैं। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ के चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य आप लोग दिमाग में रखोगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की हम बात करेंगे तो उनकी विशेषता रही है। और सैकिया ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में इन्होंने जीता था। ठीक है, 2015 में इन्होंने संगीत, ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता 2015 में। 2022 में असम सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग से विष्णु राभा पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, विष्णु राभा
तो विष्णु राभा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है और ये असम गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, असम सरकार के द्वारा, ठीक है, असम सरकार, क्योंकि असम का ही ये फेवरेट प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा और ये पुरस्कार मिला है इनको 2022 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कानून का शासन किसी भी की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये, कानून से ऊपर नहीं है बताने की बात की गई है यहाँ पे। चलो जल्दी से इसके आंसर करेंगे, क्या बताया गया है यहाँ पे। चलो क्लियर करते चलेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साम्यवाद नहीं, एकतंत्रवाद, लोकतंत्रवाद नहीं, अधिनायक, ठीक है, हाँ, अधिनायकत्व की बात आएगी यहाँ पर कि कानून का शासन किसी भी नींव, किसी भी, ठीक है, अधिनायकत्व की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग करते चलेंगे। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विशाखापत्तनम स्थल रुद्ध और सुरक्षित बंदरगाह है, तो ये बताना होगा। विशाखापट्टनम को लेकर के क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, तो जल्दी से इसको क्लियर करेंगे। विशाखापत्तनम, चलो बताइएगा जल्दी से बच्चों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो विशाखापत्तनम की हम बात करेंगे तो ये बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो सबसे गहरा इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, विश्व को लौह अयस्क का लगभग प्रमुख निर्यात करता है। ये यहां से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, लौह अयस्क, ठीक है, का निर्यात विश्व लेवल पर किया जाता है, यही विशाखापत्तनम से ही होता है, ठीक है। और समुद्री परिवहन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। शिपिंग मंत्रालय प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन करता है, ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग इसको करते चलेंगे, ठीक, बिल्कुल से एक एक पॉइंट यहाँ पे आप कवर करते चलेंगे। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है। मृत सागर की जो सीमा है वो किन दो देशों से लगती है, ये बताना होगा। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से क्लियर करते हुए चलेंगे। मृत सागर की जो सीमा है वो किन दो देशों से मिलकर के लगती है, ठीक है, चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर करते चलेंगे। कौन सा दो देश हो जाएगा मृत सागर, डेड सी बोला गया है इनको, तो यहाँ पर इजराइल और जॉर्डन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल और जॉर्डन इसका सही जाएगा आंसर। तो इजराइल और जॉर्डन नामक दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा, आप सभी लोग बढ़िया से करते चलेंगे, ठीक है। चलो सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते चलें, किसी को
इतना ही क्वेश्चन आप करते रहिएगा। इसके बाद में हमारा शनिवार के दिन आप लोगों का मैराथन क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग अपनी मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे हमारे साथ, ठीक है। बढ़िया से अपनी तैयारी करते चलें और बेस्ट विशेष है आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आप मेहनत करते रहे हमारे साथ, बढ़िया से बन करके तैयारी अच्छे से करते चलें। आज के लिए इतना ही रहेगा, आप लोग पढ़ाई करते रहें, हम आपको नेक्स्ट क्लास में भी आपसे मिलेंगे और ऐसे ही जीएस वाले जो 20 क्वेश्चन आते हैं उनको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग सब बढ़िया से करते चलेंगे और हमारी मैराथन क्लास आप सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं।